नमस्कार दोस्तों। शिवानी की एक कहानी आज फिर लेकर आए हैं। शिवानी के बारे में जितनी भी बातें कही जाए कम है। बहुत विशेष तीक्ष्ण बुद्धि वाली लेखिका थी और इतना सरल अंदाज था उनका लिखने का कि जिस वर्ग के बारे में लिखती थी लगता था कि बस वैसी ही घटना आंखों के सामने घट रही है। चाहे नारी सुलभ लज्जा हो या नारी का आक्रामक अंदाज, जिस पद पर आसीन महिला के बारे में वह लिखती थी लगता था कि वास्तव में वही तेज उस महिला के अंदर भर गया है और अपनी चरम सीमा पर अपनी तेजी का प्रदर्शन करती हुई महिलाओं का चित्रण हो रहा है। तो आज एक कहानी फिर लेकर आई हूँ मैं। यह है, कहानी का नाम है अपराजिता, लेखिका शिवानी। तो इसमें पात्र हैं आरती, जो बहुत ही तैयारी के साथ एग्ज़ाम निकाल कर और सचिवालय की ऊंची कुर्सी पर उन्हें बैठने का मौका मिला था और देखने में वह बहुत ही दुबली पतली कृशकाय और सांवली सी निस्तेज चेहरे वाली महिला थी। लेकिन जब वो उस पद पर बैठती थी तो गजब का ओज उनके अंदर भर जाता था और पद के अनुसार उनकी गरिमा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो इसी का जिक्र किया है उन्होंने। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। आरती ने अपना चेहरा दर्पण में देखा और फिर सिहर कर दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। दर्पण में अपने सांवले साधारण चेहरे के साथ उसे अपनी प्रतिबिंब की प्रेत छाया फिर त्रस्त कर गई। बहुत दुबली पतली थी, सांवली थी और बिल्कुल ही आकर्षक चेहरा नहीं था, तो उन्हें डर सा लगता था अपना चेहरा देखकर। जिसने उसे कई रातों से सोने नहीं दिया था, वह अदर्शी प्रतिबिंब उसे बार बार अंगूठा दिखाकर कह रहा था कि क्या खाकर मेरी बराबरी करोगी आरती सक्सेना। प्रतिभा को तो मनुष्य अपने परिश्रम से भी निखार सकता है, संवार सकता है, किंतु कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, विधाता के दिए कुत्सित चेहरे को वह क्या संवार सकता है। देख लिया ना मेरा चेहरा, मेरे यौवन, मेरे सौंदर्य के सम्मुख अब क्या तुम्हारी अप्सरी टिक सकती है। आरती की सूजी आंखों की पलकें अभी भी अश्रु सिक्त थी। क्या कहेगी वह अपने मित्रों से। फिर मित्र भी क्या उसके साधारण स्तर के थे। वह कुछ भी न कहे तब भी उसके उदास चेहरे की एक एक रेखा को वे खुली पुस्तक सा ही बाँच लेने में समर्थ थे। आरती की असाधारण प्रतिभा के स्तर के मित्र जुटना भी सहज नहीं था। अपने गहन अध्ययन, अनुपम शौर्य एवं असाधारण योग्यता के कारण ही आज वह सचिवालय की उस ऊंची कुर्सी पर आसीन थी। इसी से उन्नत नासिका या कर्णचुंबी आयत नेत्रों के अभाव में भी उसका चेहरा एक अनोखी ही आभा से बुद्धि दीप्त रहता। वैसे देखा जाता तो वह देखने में साधारण ही नहीं, साधारण के स्तर से भी बहुत ही नीचे उतरती थी। संकुचित ललाट, जुड़ी घनी भौहें और तीखे तेवरों से और भी उग्र बनाकर देखने वाले को सहमा देते थे। उसका एकमात्र दर्शनीय अवयव उसकी शरबती आंखें थी, जो परिवेश के साथ कदम मिलाती, बिजली की गति से अपना रूप बदलती थी। जहां प्रणयी पति को देखते ही उन बड़ी मदभरी
आंखों में रस का सागर छलकने लगता। वहीं वह कलुआ जैसे कुख्यात तस्कर को कभी उन्हीं तरल आंखों से सहसा ज्वालामुखी बन उठे अग्निगर्भा तेज ने पक्षाघात सा झटका दे दिया था। जब आरती ने उस छोटे से पिछड़े इलाके में अपने आबकारी विभाग की कलेक्टरी का पद पहली बार संभाला था, वह रूखी मर्दानी अफसर जितनी ही कर्मठ योग्य थी, उतनी ही ईमानदार और प्रतिभा संपन्न थी। एक तस्कर ने तो उसे पकड़े जाने पर 50,000 के उत्कोच का प्रलोभन भी दे दिया था कि मैं आपको 50,000 देता हूँ, आप ये छापा बंद कर दें और मुझे अपना काम करने दें। किंतु शायद वह रुपये के लिए निरीह संपन्न महाजनों के प्राण हरने वाला हृदयहीन डकैत नहीं जानता था कि रुपये के मोह ने आरती सक्सेना को कभी उसकी कर्तव्य निष्ठा से नहीं डिगाया था। वो बहुत ही ईमानदार थी। चाहती तो वह उसी क्षण पल पल दोगुनी घोषित की जा रही उत्कोच राशि को ग्रहण कर जीवन भर अपने रूपवान कृषकाय सहचर के साथ चैन की बंसी बजा सकती थी। फिर तो रात आधी रात को किसी की सुदूर स्थित गांव में तस्करों के अड्डे का संधान पाते ही वह गुर्राती भूखी नरभक्षणी सी ही शिकार की खोज में निकलने लगी। एक तो उसका जिला नेपाल की सरहद से सटा था, उस पर सीमांत का गहन अरण्य उसका प्रिय अड्डा था। 4 ही महीनों में उसने 3 छापे मारकर लाखों की हशीश अफीम बरामद कर ली थी। एक दिन वह ऐसे ही थकानप्रद दौरे से जीभ धड़धड़ाती अपने बंगले में पहुंची ही थी कि तहसील का एक धूर्त नापित उसे सूचना दे गया था, कलुआ हमारे ही गांव के ठाकुरों की बारात में आया है सरकार, पूरे 60-70 हजार का माल लिए हुए हैं। कलुआ के आतंक ने उन दिनों समीपस्थ प्रत्येक गांव को थर्रा कर रख दिया था। वह एक कुख्यात तस्कर ही नहीं, एक नृशंस डकैत भी था। अगर उसकी मंशा पूरी नहीं होती थी तो वह सीधे ही गोली मार देता था और हत्या कर देता था। दिन दहाड़े समृद्ध ग्रामीणों के यहाँ अपनी बहुमूल्य पोटलियां छिपा वह प्रतिवेशी ग्रामों की समृद्धि को किसी गर्त में छिपाए हड्डी के टुकड़े की भांति सूंघता चोर कुत्ते साही पहुंच जाता और बल्लभ भाले देशी बारूद के धमाके से पूरे गांव को आतंकित कर संपन्न श्रीमंत को भी पथ का भिखारी बना जाता। मतलब सारी संपत्ति उनकी लूट ले जाता। कहा जाता था कि उसके अचूक निशाने की कीर्ति से ही सहम कर कोई भी पुलिस की टुकड़ी उससे आज तक मोर्चा नहीं ले पाई थी। अपने पूरे जिले को अपनी खाकी उसकी अचूक निशाने के स्वामी को अपने अचूक निशाने से पराजित कर दुस्साहसी आरती सक्सेना ने अपने पूरे जिले को अपनी खाकी ट्यूनिक की जेब में डाल दिया था। वह जब भी छापा मारने निकलती हमेशा मर्दानी वर्दी का ही परिधान धारण किए रहती। साड़ी के 6 गजी जंजाल में अपनी प्रशासकीय योग्यता को उलझाना उसे पसंद नहीं था और साड़ी पहनकर कहीं चोरों की खोज में जाना या छापे मारना थोड़ा आसान काम नहीं था। इसलिए वर्दी जो मिलती थी उसी को वह बहुत ज़्यादा सिलवा लेती थी और एक नहीं 5-6 वर्दियां सिलवा लेती थी। पौरुष को वह अपने अर्जित पौरुष से ही आज तक पराजित करती चली आई थी। वह इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि किसी नन्ही सी तुरपन से भी नारी की त्वरित ललाम छटा न छिटक पाए। दूर से देखने पर तो किसी भी अपरिचित को उसे
देख किसी रोबदार गठिले पुरुष का भी भ्रम हो सकता था। एक बार तो उसके मित्र की नन्ही पुत्री ने कह दिया था, हाय बुआ, आप अगर वो 8 आने वाली नकली मूछें लगा लें तो और भी अच्छी लगेंगी, क्योंकि वर्दी पहनकर तो आप पुरुष लग ही रही हैं, अगर मूछें लगा लें तो थोड़ा सा और पुरुषत्व का भान हो जाएगा। कलुआ के अड्डे पर छापा मारने भी वह अपनी उसी मर्दानी वर्दी में निकल पड़ी थी। फिर जिस छल बल से वह साक्षात चामुंडा का रूप धारण कर उस चिक्षुर से मोर्चा लेने के लिए अपने गणों सहित उस ग्राम में पहुंची और छिपकर पेड़ के पत्तों से एकाकार हो गई, वह घटना पूरे शहर में एक दंतकथा बन गई थी। विदेशी ठर्रे और वनेले सुअर के तामसी अपच से उन्मत्त कलुआ बारातियों का मनोरंजन उसी की गुणगाथा से कर रहा था। अजी यहाँ कैसे कैसे अफसरों को थूक चटा दिया। यह 3 कौड़ी की मेहरारू क्या खाकर कलुआ से जूझेगी। सुई उछालकर भी अपने निशाने से उड़ा सकता है कलुआ। किसकी छाती में है इतने बाल जो इस छाती को बंदूक के धमाके से दाग दे। वह बड़े गर्व से अपनी लोमश छाती का प्रदर्शन कर ही रहा था कि पत्तों को गहन अंतराल से सन्नाती गोली उसकी कनपट्टी का स्पर्श करती एक पल को उसकी बोलती बंद कर गई। फिर तो कलुआ का विभत्स चेहरा और भी विभत्स हो उठा। वह गुस्से में भर उठा था। देखते ही देखते विवाह का मंडप खाली हो गया। कच्ची मिट्टी के बने घरों के द्वार पटापट बंद हो गए, पर उस भगदड़ के बीच भी कलुआ अपनी वन केसरी किसी गर्जना से दिशाएं गुंजाने लगा। मर्द है तो सामने आकर लड़, जनखों की तरह छिपकर गोली क्यों चलाता है। वह अब बंदूक ताने दांत पिसता शत्रु के शरसंधान की दिशा को ढूंढने लगा था। मर्द न होकर भी वह जवान मर्द के ही साहस से पेड़ से कूद गई थी। आमने सामने की टक्कर में पहली बार उस अचूक निशानेबाज का निशाना आरती के कंधों को छूता व्यर्थ निकल गया था। उसका एक कारण और भी था, जिसने सर्वदा पुरुष प्रतिद्वंदी की ही आग उगलती आंखें देखी थी। वह एक क्षण को उस अंधकार में किसी वनी पशु किसी जलती उन आंखों के अस्वाभाविक तेज से सहसा चौकन्ना हो उठा था। फिर उत्तेजना, क्रोध और पेड़ से लगाई गई ऊंची छलांग ने आरती का ढीला बंधा जूड़ा खुलकर कंधों पर बिखर गया था। खुले केस, तमतमाया चेहरा और आरक्त चक्षुओं की उस ज्वलंत दृष्टि ने कलुआ का संतुलन छीन लिया। उसके मोटे होठ से भद्दी अश्लील गाली आधी निकली थी कि आरती की कुमुक ने उसे घेर कर जकड़ लिया। आरती को प्रशस्ति तो प्रचुर मिली थी, साथ ही उसके अनुपम शौर्य प्रदर्शन ने उसे उसी दिन से पुरुष सहकर्मियों की बिरादरी में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। उसकी स्वयं की महिमा के साथ साथ फिर निरंतर उसके पद की गरिमा भी बढ़ती ही चली गई थी। कुछ अंशों में आरती की योग्यता को उसके सुखी दाम्पत्य जीवन ने ही घीस मांझ कर और भी परिष्कृत कर दिया था। उसके निकटतम मित्रों को भी कभी कभी आश्चर्य होता था कि एकदम ही अनमोल जोड़ी होने पर भी दोनों में स्वाभाविक खटपट तो दूर, साधारण सी बहस भी कभी नहीं होती थी। लगता था दोनों ने ही बड़ी समझदारी से कुछ ऐसा समझौता कर लिया था कि उनके जीवन में एक दर्शनीय मशीनी तत्परता आ गई थी। दिन भर दोनों समानांतर रेखाओं से विलग रहते और
संध्या होते ही वे दो रेखाएं एक दूसरे का अस्तित्व मिटाकर एकाकार हो जाती। न दोनों के स्वभाव में कोई साम्य था, न चेहरे मोहरे और न शरीर की बनावट में ही। आरती हृष्ट-पुष्ट ऊंची महिला थी। उसके मदाक्रांत प्रौढ़त्व ने समय से कुछ पूर्व ही किसी बिन बुलाए अवांछित अतिथि की भांति टपक कर उसके यौवन को दुस्साहस से पीछे ढकेल दिया था। जीवन के 33 वसंतों में ही कनपट्टी के बालों में सफेदी झांकने लगी थी। सचिवालय के कठिन कार्यभार ने चेहरे को सिकोड़ दिया था। पुरुषों के निरंतर साहचर्य से उठने बैठने हंसने बोलने में पुरुषोचित गरिमा आ गई थी। असल उंगलियों को यत्न से किया गया मैनीक्योर भी अब नहीं संवार पाता था। दिन भर कलम पकड़ने से उंगलियों में गांठें उभर आई थी। फिर भी उसकी सज्जावाणी हंसी में कहीं भी शैथिल्य नहीं रहता। वहीं वह उसके पति रामभजन सक्सेना के नाम में किसी भी अर्दली के से नाम की खनक नहीं थी। पूरे व्यक्तित्व में ही सदैव किसी दीवार के ढह पड़ने का सा खतरा बना रहता। आरती प्राणांतक चेष्टा से ही अपने उस निपट गंवार पति को एक सुसंस्कृत नागरिक बना पाई थी। पितृगृह की समृद्धि में पालिता आरती ब्याह कर ससुराल आई तो उसका यही सुदर्शन सहचर मुंह में दतोन दवाल लोटा लेकर दिशा जंगल जाया करता था। नाम का तो ग्रेजुएट था, किंतु सभ्य शिष्टाचार की वर्णमाला से उसका सामान्य सा भी परिचय नहीं था। अंग्रेजी बोलना तो दूर, पढ़ने में भी वह बुरी तरह हकलाता था। उसी देहाती भजन का कायाकल्प कर दिया था आरती ने। शरीर अभी भी कृश था, किंतु उसकी वही कृशता उसके सुकुमार चेहरे को और भी कमनीय बना देती थी। वह ऐसा चेहरा था जिसे कभी पारसी थिएटर कंपनियां सजा धजा कर नारी रूप में अवतरित कर लाखों दर्शकों के तरह तरह के उपहारों से लाद कर भी उसे कभी पूर्ण संतोष नहीं होता था। और वह भी पत्नी प्रदत्त प्रत्येक अलभ्य दामी उपहार के हाथ में आते ही अबोध शिशु शाही किलक उठता। कहीं भी कोई अच्छा कपड़ा देखती आरती चट से भजन के लिए खरीद लेती। चेक की न जाने कितनी सकरी गलियों में घूमकर वह उसके लिए चिकन के जालीदार कुर्ते बनवाती। कहीं से कारचौबी के नागरा बनवाकर लाती और कहीं से कोल्हापुरी चप्पलें। तो एक महिला ऑफिसर की कहानी है जिसे शिवानी ने लिखा। इस कहानी को आज मैं यहीं विराम देती हूँ। इसकी अगली कड़ी में दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी। आशा है अच्छा लगेगी, और अच्छा लगे तो लाइक कर दें। कहानी तो पढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप बैठे बिठाए सुन रहे हो, मोबाइल आपके पास हो, कान में ईयरफोन लगा हो और कोई काम कर रहे हैं और दोनों हाथ से और केवल कान में सुनाई दे रही हो कहानी, तो उसका भी एक अलग आनंद है। कहानी सुनने का भी एक अलग मज़ा होता है, और मैं चाहती हूँ कि इस आनंद से आप वंचित न रहें। और मैं अच्छे लेखक लेखिकाओं की कहानी सुनाती रहूँगी। बहुत सारे लेखक हैं और बहुत सारी लेखिकाएं हैं। सबके कहानियों को मैं ढूंढ कर, पढ़ कर, कुछ देख कर और आपको सुनाती रहूँगी। आप इसे लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है, उसे हिट अवश्य करें और अगली कड़ी का इंतज़ार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।